सेकेंड जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो सेकेंड जनरेशन 1959 से 1965 तक था। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बाद सन 1959 में कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई थी। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा था। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया था कि उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन था उसके वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज होने लगे थे। ट्रांजिस्टर कैसे दिखते थे उसकी इमेज आपको साइट में मैं शो कर दूंगी। ओके, इसका उपयोग किया जाने लगा था। इसका आविष्कार किसने किया था? विलियम शॉकली ने किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया गया था। ओके, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान में किया जाने लगा था। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब के अपेक्षाकृत अधिक गति और विश्वसनीयता प्रदान की थी। ट्रांजिस्टर के स्थान के बाद कंप्यूटर का आकार में सुधार आ गया था। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया था ना कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था। उसमें हीटिंग बहुत होती थी, हीटिंग इतनी होती थी कि वहां पे खड़ा रहना भी मुश्किल होता था। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन आई थी तो उसमें उस ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था और उसमें क्या होता था, जो मशीनरी लैंग्वेज यूज की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीनरी लैंग्वेज यूज की जाती थी और फ्लॉपीज का यूज किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा था और इसके बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार हुआ। द्वितीय सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के आकार में छोटे हो गए थे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड टॉपिक में बढ़ते हैं हम। सेकेंड जनरेशन में जो इसकी विशेषताएं कह लीजिए कि इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। रिप्लायबल एज कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, मतलब उसमें रीड करने का नहीं था। इसमें हम रीड कर सकते थे, मशीनरी लैंग्वेज नहीं थी, इसमें हम रीड कर सकते थे। इसमें जो कंप्यूटर का साइज था वो फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक छोटा हो गया था। स्मॉलेस्ट साइजेस कंप्यूटर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर generate less heat and compared to consume less than electricity as, मतलब इसमें जैसे कि आपको फर्स्ट जनरेशन में बताया था कि हीटिंग प्रोसेस इतना ज्यादा होता था कि वहां पे लोग खड़े हो नहीं पाते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हीटिंग प्रोसेस बना रहा, हीटिंग होती थी। ओके, इसमें भी हीटिंग प्रोसेस बना रहा, इसमें भी हीटिंग से छुटकारा नहीं मिला था। इसमें भी कंप्यूटर्स जो यूज किए जाते थे उसमें हीट रहती थी। फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये जो है थोड़ा सा फास्ट था। जो फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक जो कंप्यूटर था उससे ये थोड़ा सा फास्टली काम करता था। स्टिल वेरी कॉस्टली, ये भी बहुत महंगे हुआ करते थे। फर्स्ट जनरेशन और इसमें दोनों में कंप्यूटर्स बहुत महंगे हुआ करते थे। इसमें हीटिंग होती थी, इसीलिए इसमें एयर कंडीशनर की नीड भी थी। तो आप इसकी भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी विशेषताएं। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें कि जो IBM कंप्यूटर था 1901 सेकेंड जनरेशन में ही बना था। CDC जो हमारा कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन है, ये भी हमारा सेकेंड जनरेशन में ही बना था। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कंप्यूटर्स और पेरिफेरल बाह्य उपकरणों के मध्य के संयोजन को क्या कहते हैं? पोर्ट्स कहते हैं। बाह्य पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो बाह्य उपकरणों से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल फॉर, हम अगर मोबाइल चार्जर यूज करते हैं ना, तो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें जो लीड होती है वो क्या है? वो पेरिफेरल डिवाइस है। वो उसको हम क्या कहेंगे? पोर्ट कहेंगे। जब उस पोर्ट को हम अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो अभी हमारा मोबाइल चार्ज होता है। तो हम इसे आसानी भाषा में समझ सकते हैं। कंप्यूटर्स और पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं? पोर्ट्स कहते हैं। जब हम अपने चार्जर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तभी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और हमारा मोबाइल चार्ज होता है।
तो उससे वो उसमें क्या आवश्यकता होती है, मेन उसमें क्या है, उसमें पोर्ट्स मेन है। अगर हम पोर्ट्स को नहीं कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो हमारी जो हमारी मोबाइल चार्जिंग की इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमारे मोबाइल में कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, जिसके बाद हमारा मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है, योग, विनियोग और विभाजन गुणन तार्किक संक्रियाएं इनके द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, मतलब योग मतलब कैलकुलेटिंग, और कैलकुलेट और मल्टीप्लाई जो भी हम यूज करते हैं वो हम किसके मदद से यूज करते हैं, तो रजिस्टर्स के माध्यम से तो यूज नहीं कर सकते, कल्चर यूनिट के माध्यम से भी नहीं यूज कर सकते, एलयू के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अल्टरमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका फुल फॉर्म, आप चाहें तो साइड में नोट कर सकते हैं। अल्टरमेटिक लॉजिक यूनिट के अनुसार हम अपने मल्टीपल और कैलकुलेटिंग कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेटिंग या मल्टीप्लर योग, विनोग, विभाजन, गुणन और तार्किक संक्रिया किनके द्वारा की जाती है, तो हम रजिस्टर्स के माध्यम से तो नहीं कर सकते, एलयू के माध्यम से कर सकते हैं, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं, तो हम अल्टरमेटिक लॉजिक यूनिट के अनुसार कर सकते हैं। मल्टीपल और कैलकुलेटिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा बेसिकली अल्टरमेटिक लॉजिक यूनिट के सहायता से ही होता है। आप चाहें तो साइड में इसकी फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसका उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं हम, इनमें से कोई नहीं है, मतलब जो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है रैम, उसका यूज हम इन सब में किसी में नहीं कर सकते हैं। ओके, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस उपकरण नहीं है, आउटपुट मतलब आउटपुट डिवाइस क्या है, उपकरण नहीं है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर्स हो गए, तो ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस हैं जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, क्रेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल टेप हो गया, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, तो हम इसमें इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस उपकरण नहीं है, अब ये जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम इसमें अपना इनपुट टाइप करते हैं। ओके, और मॉनिटर हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कौन हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं होगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, निम्न में से एक विषम का पता लगाएं, जैसे कि इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं सारी अभी शॉर्टकट्स कीज आगे आपको बता दूंगी, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दूंगी, तो आप इसका आंसर वहां से ले सकते हैं। तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सीडी रोम सॉफ्टवेयर है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे। 1 MB किसके समान है, तो 1 MB होती है 1024 किलोबाइट की। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उसकी वीडियो भी हम आगे कोर्स में डिस्कस करेंगे, बाइनरी नंबर्स भी हमारे कोर्स में है, तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि 1000 कितने किलोबाइट्स होते हैं, 1 बाइट में कितने किलोबाइट्स होते हैं, तो ये सब आपको वहां पे बताया जाएगा। तो हमारे कोर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड सेकेंड 8th क्वेश्चन आता है, एक प्रिंटर का रेजोल्यूशन किसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, डॉट प्रति इंच के द्वारा। ठीक है, डॉट प्रति इंच के द्वारा नापा जाता है, डॉट पर इंच के द्वारा नापा जाता है, DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। ओके, प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली यूटिलिटी को क्या कहते हैं, तो डिस्क फिंगरमेंटर कहते हैं। ओके, आज हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, आप चाहें तो उसका नोट कर सकते हैं या फिर आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको शेयर कर दूंगी। मैं आपको इस तरह ऐसे दिखा रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्न में से लेखा चित्र चार्ट में कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिकल
पैकेज के एक विश्लेषण में सम्मिलित किए जाने की संभावना है। तो लाइन चार्ट, ओके। तो आज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।